स्ट्रेस, एग्जाइटी और डिप्रेशन, इन तीनों में क्या फ़र्क है? जी, आजकल हमारे माशरे में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और बाकी जगहों पे तो हम कह सकते हैं कि चले ठीक है ये उनका कल्चर है, लेकिन बीइंग मुस्लिम और वो सारी चीज़ें, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए ना लेस्बियंस और गे का ये जो रूल आया है ना, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। तो क्या आपके पास किसी डॉक्टर का भी इस तरह का केस सामने आया हो कि वो मोहब्बत में जो है मुब्तला हो गया और मरीज बन के आपकी खिदमत में आया हो कि मेरा इलाज किया जाए? डॉक्टर साहब, कभी आपको भी मोहब्बत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल हेडलाइंस। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया डिफेंस फेज 7 में, जहां पर कम उम्र ड्राइवर की जानिब से गाड़ी को टक्कर मारी गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है वो जान बहक हो गए। इसी हवाले से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमने राबता किया है, माहिर नफ्सियात हैं रिमशा खान, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं, कम उम्र बच्चे जो हैं, उनको कोई भी इस तरह की गाड़ी या कोई भी हथियार या कुछ ऐसी चीज़ें दे देना मुनासिब है, इवन कि मोबाइल फ़ोन भी देना मुनासिब है, ये नहीं है। चूँकि माहिर नफ्सियात हैं और नफ्सियात पर काफ़ी हद तक वो अबूर रखती हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि जिस तरह कम उम्र जो ड्राइवर है, बच्चा है, वो हिट कर रहा है 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दूसरी गाड़ी को और 6 अफराद जान बहक हो जाते हैं, इसमें कसूरवार कौन है? सबसे पहली बात ये है कि इसमें सबसे पहला रोल पेरेंट्स का आता है। इसमें पेरेंट्स का रोल ये है कि पहले तो अपने बच्चे को जो है ना, उसकी तरबियत ऑब्वियसली स्टार्ट होती है, तो वो ही ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बच्चे को जो है ना जाके गाड़ी दे रहे हैं और मतलब वो जाके हिट कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें, ये ऐसे एकदम से नहीं हुई हैं, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो है उस अब पता नहीं उसका एग्रेशन लेवल किस हद तक वो हिट किया है या उसके पीछे जो भी वजूहात थी, लेकिन उसमें सबसे पहला रोल जो है वो पेरेंट्स का है। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कोई एक कसूरवार है, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ बच्चा कसूरवार है या फिर पेरेंट्स कसूरवार हैं या फिर हम लोग कसूरवार हैं या फिर वो जिनको फॉलो कर रहे थे वो कसूरवार हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात तो पेरेंट्स का रोल आता है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो है ना कुछ कवानीन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि लाइसेंस होना और वो सारी चीज़ें जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह की हमने देखा है कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं और खुसूसन जो अंडर 18 एजेस जो बच्चे हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन पाया जाता है, गुस्सा पाया जाता है, जज्बाती हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर वो कंट्रोल नहीं होता। ये इस चीज़ के ऊपर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, या वालिदैन का कितना अहम किरदार है और मुआशरा क्या किरदार अदा कर सकता है? सबसे पहली बात यह है कि जब आप बच्चे में देखते हैं कि बच्चा आपका अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, वो आपको अर्ली सिम्टम्स पता चल जाते हैं। तो जब आप देखते हैं कि अर्ली सिम्टम्स बच्चे में आ रहे हैं कि आपका बच्चा बगैर किसी वजह के या बहुत सारी किसी लाइट वजह पे आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले उस वजह को फाइंड आउट करें। उसके बाद ये है कि वो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं ताकि उसका सोल्यूशन हो, क्योंकि वही रूट कॉज होती है, वहाँ से ही बच्चे का वो जो एक लेवल है वहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा जो छोटा होता है तो उस पर फोकस नहीं करता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो हम कहते हैं अब तुम बड़े हो गए तो तुम ये करो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब बच्चे की अर्ली सिम्टम स्टार्ट हो तो वहाँ से ही उसको जो है ना वो फोकस आप करना चाहिए कि किस तरह से वो उसका अग्रेशन लेवल जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपके पास जो हैं किस तरह के केसेस अमूमन रूटीन में आते हैं? ज़्यादा केसेस की तादाद किस तरह के मर्ज की है? मेरे पास ज़्यादातर केसेस जो है यूथ के हवाले से ही आते हैं, यानी 15, 16, 18 की एज में, इवन 20, 25 तक की एज के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। और उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ ये है कि जी प्यार हो गया है तो अब उसको कैसे भुलाएं, मतलब वो एक माहिर नफ्सियात के पास ये क्वेश्चंस लेके आते हैं, अच्छा अब हम उनको कैसे भुलाएं। और दूसरा सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं तो फिर आते हैं कि अच्छा अब मैंने लास्ट टाइम ये किया था, अब ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो अब मैं दोबारा से ये करना चाहता हूँ, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा उदासी महसूस हो रही है, मेरा किसी से बात करने, मतलब बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी यानी चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे वो लोग हमारे पास आते हैं। रिमशा, जिस तरह आपने बताया कि यूथ जो है वो अक्सर प्यार और मोहब्बत में धोखा खाने के बाद माहिर नफ्सियात से राबता करते हैं,
तो जब वो सवाल कर रहे होते हैं तो आपके जहन में आप उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि उसको प्यार हुआ, मोहब्बत हुई या अट्रैक्शन थी, क्या थी? वो वाकई मोहब्बत होती है या जस्ट वो अट्रैक्शन होती है जिसको वो मोहब्बत कंसिडर कर रहे होते हैं? इसमें वो एक्चुअली मोहब्बत नहीं होती है, क्योंकि वो एक कम एज है, उसमें बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि 18 इयर्स या 15, आजकल तो इवन 14 इयर्स के बच्चों को भी हो जाती है, क्या मोहब्बत हो जाती है। अच्छा। उनको पता नहीं होता है कि मतलब एक्चुअल में है क्या चीज़, बस उन्होंने ड्रामास में देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, रोज़ाना वीडियो स्क्रॉल करना और वो सारी चीज़ें देखना, तो वो उस अट्रैक्शन को ही मोहब्बत का नाम कहते हैं और उसके पीछे ही अपनी लाइफ जो है वो बर्बाद कर देते हैं। चूँकि माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं और क्लिनिक भी रन कर रही हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर अपनी सर्विसेज दे रही हैं, तो क्या आपके पास किसी डॉक्टर का भी इस तरह का केस सामने आया हो कि वो मोहब्बत में जो है मुब्तला हो गया और मरीज बन के आपकी खिदमत में आया हो कि मेरा इलाज किया जाए? जी, बहुत सारे डॉक्टर्स के मेरे पास केसेस आते हैं, इवन MBBS डॉक्टर्स होते हैं तो वो केसेस लेके आते हैं, जैसे उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं तो इस तरह से ऑब्वियसली उनको भी मोहब्बत हो सकती है क्योंकि वो भी ह्यूमन है। तो मतलब मेरे पास तो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं और इवन वो कहते भी हैं कि अच्छा हमारा ब्रेकअप हो गया, या इवन क्योंकि उनकी एक रूटीन ऐसी है डॉक्टर्स की कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो डिप्रेशन के आते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है मैंने वो देखा है, मेरे पास जितने केसेस आए हैं। डॉक्टर साहिबा, कभी आपको भी मोहब्बत हुई है? देखिए, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो लाजमी नहीं है कि सिर्फ लड़का लड़की की मोहब्बत हो, ठीक है? आप ऑपोजिट जेंडर जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, मोहब्बत के लिए आपको लाजमी नहीं है कि आप लड़के से ही लाजमी है करें, मतलब पेरेंट्स से हो सकती है, आपको किसी पौधे से हो सकती है, किसी जानवर से हो सकती है। किससे हुई है? मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यानी कि मोहब्बत वालिदैन से करनी चाहिए, बहन भाइयों से करनी चाहिए, दोस्तों से करनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोहब्बत का रिश्ता जो होता है वो एहतराम का रिश्ता होता है। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह कि आपने स्ट्रेस की बात की, बेसिकली आजकल ना हम लोगों ने देखा है कि जो लोग हैं उनको बीमारी का बेसिकली असल वजह ही नहीं पता। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन तीनों में क्या फ़र्क है? जी, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग मतलब यूजुअली यही कहते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए तो कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो गया है। एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन असल में होता क्या। हालांकि डिप्रेशन एक बहुत सीवियर कंडीशन है, ठीक है? और जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपको यूजुअली लाइफ में हो रहा होता है, लाइक कुछ भी इवेंट हुआ है, कुछ भी कोई चीज़ हुई है, आपको कोई टेंशन हो रही है, मतलब अब ये आपने काम करना है, दैट इज़ अ स्ट्रेस। और एंजाइटी ये होती है कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एंजाइटी को आप कहेंगे बस। एंजाइटी में ये होता है कि आपको देख कल मैं क्या करूँगा, कल को क्या होगा, अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा। यानी कि जो स्ट्रेस होता है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिया जाता है, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर इंटेंशन के साथ काम करना। जी। और दूसरे नंबर पर जो डिप्रेशन होता है उसकी वजह यह है कि वो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा सीवियर है। और तीसरे नंबर पर जो है, जो एंजाइटी के हवाले से आपने बताया कि एंजाइटी फ्यूचर के हवाले से होती है। आप ये सोच रहे होते हो कि अच्छा अगर मैं ये काम करूँगा तो ये होगा, अच्छा ये क्या होगा, मतलब आप ना प्रेजेंट में मौजूद नहीं होते हो, आप फ्यूचर को लेके सोचते रहते हो, जिसकी वजह से आजकल का जो हमारा दौर चल रहा है, आजकल तो छोटे से बच्चे भी हैं, उनको भी बताया जाता है कि आपने बड़े होकर ये बनना है, या आपका एम ये होना चाहिए, या आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। तो क्या फिर एम, गोल्स या इस तरह की जो पोजीशंस हैं या डेस्टिनेशंस हैं या रास्ते जो मंजिल है उसको तय करना या उसके लिए उसका तयन करना ज़रूरी नहीं है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि देखिए सबसे पहली बात ये कि आप बच्चे से पूछें तो वही बेहतर है। नहीं, अगर बच्चा अपने गोल, अपने वो जो भी उसका वो मेन थीम है, मेन एम है, उसके ऊपर वो सोच रहा होता है। आपने बताया कि एंजाइटी का मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो क्या एंजाइटी इतनी डेंजरस नहीं होती ये ह्यूमन के लिए? जी, फ्यूचर के रिलेटेड मैंने ये कहा कि ये लाजमी नहीं है कि आपका जो फ्यूचर है, लाइक जिस तरह से हम कहते हैं कि अच्छा आपका फ्यूचर क्या बनेगा, मतलब आप मुस्तकबिल में क्या बनेंगे, मैं उस चीज़ को रिलेट नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें बेशुमार ऐसी चीजें आ जाती हैं, कारोबार के हवाले से आ जाती हैं, रूटीन की चीजें आ जाती हैं कि कल की मेरी ये मसरूफियात हैं और कल मैंने ये काम करने हैं, इन चीजों के हवाले से भी। वो तो जैसे एग्जांपल है, तो क्या वो एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं? और अगर बनते हैं तो इनमें क्या कोई कैटेगरी है कि एंजाइटी के पोजीशंस होती हैं कि ये लो दर्जा है, ये हाई दर्जा है, या अपर लेवल का दर्जा है?
जी देखिए, सोचना जो है वो खतरनाक नहीं है। मतलब आप चीज़ों को सोचते हो कि आपने कल ये करना है, दैट इज़ टोटली नॉर्मल कि आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो। एक होता है कि हद से ज़्यादा सोचना, मतलब आप उस चीज़ को बहुत सीवियर लेवल पे सोच रहे हो कि अच्छा ये मैं करूँगा, और आप उसी पे स्टक हो। मतलब अभी वो टाइम आया नहीं है और आप उसी पे स्टक बैठे हुए हो, तो वो चीज़ जो है वो सीवियर है, वो एंजाइटी में आती है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोच रहे हो ना कि मैंने ये करना है, वो एंजाइटी नहीं है, वो सिर्फ आप प्लान कर रहे हो। जो पैनिक अटैक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जी जी। ज़हनी अटैक के हवाले से कहा जाता है, तो उसमें कितनी सदाकत है? क्या होता क्या है? क्या एक्चुअल कोई बीमार शख्स जो जिसकी वो हिस्ट्री जो है वो कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो और उसके बाद वो पैनिक अटैक की तरफ जाता है, या उससे पहले भी, या पैनिक अटैक किसी भी वक्त हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको पैनिक अटैक सडन आए, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि पैनिक अटैक बेसिकली एंजाइटी की वजह से, एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, उसकी वजह से होता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपको फील होता है कि आपका जो है हार्ट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएगा, आपको ऐसे फील होता है कि आपको पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पैनिक अटैक इस तरह से होता है कि कुछ लोगों में सिम्टम्स डिफरेंट होती हैं, मतलब हर ह्यूमन में डेफिनेटली वो वेरी करती हैं, सिम्टम्स हर किसी की उसके अकॉर्डिंग होती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जो है वो सडन बैठे हो और आपको पैनिक अटैक आ जाए, उसके पीछे भी आपके बहुत सारी हिस्ट्री होती है, वजूहात होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसकी बेस पे फिर पैनिक अटैक्स आते हैं। आजकल ज़्यादातर केसेस जो हैं मोहब्बत के अलावा और क्या केसेस आते हैं? आजकल जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के हवाले से केसेस मेरे पास जो मैं आजकल देख रही हूँ। इवन रिसेंटली भी मैं बहुत सारे केसेस को डील कर रही हूँ, तो सेक्सुअल रिलेटेड मतलब बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं मेल्स को, फीमेल्स को। तो काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से आजकल हमारे माशरे में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और बाकी जगहों पे, तो हम कह सकते हैं कि चले ठीक है ये उनका कल्चर है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम और वो सारी चीज़ें, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए ना लेस्बियंस और गे का ये जो रूल आया हुआ ना, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो जब इस तरह की पोजीशंस में लोग आ जाते हैं, तो फिर उनका सोल्यूशन क्या है? उस बीमारी का हल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, इसका मतलब है कि वो रिकवर होने के लिए आया है। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं इस मसले से या इस चीज़ से, जैसे ये लेस्बियन और गे का है मामला, तो अगर वो कहता है कि मैं इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, तो वो हमारा मतलब बनता है कि हम उसको ट्रीट करें। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आ रहा होता है, और डेफिनेटली वो हमारा इसलिए आ रहा होता है कि वो हम मतलब उसको ट्रीट करें। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली यही सवाल है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि वो हमारे पास जब आते हैं, डेफिनेटली वो हिस्ट्री वगैरह और वो सारी चीज़ें तो हमारी इनिशियली एक प्रोसीजर के तहत होती हैं, बट इसके लिए थेरेपीज़ होती हैं, मतलब आपके सेशंस चलते हैं हमारे साथ, जिसकी वजह से आप जो है वो जल्दी रिकवर करते हैं, आप उस आदत से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। इट्स टाइम टेकिंग, ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास एक सेशन में आए तो हम आपको ठीक करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपका चूंकि अपना भी यूट्यूब चैनल भी है, आप ऑनलाइन सेशंस भी करती हैं, ऑनलाइन सर्विस भी देती हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, फैन हैं, वो जानना चाहते हैं कि रिमशा खान जो हैं वो माहिर नफ्सियात हैं, तो वो पैसे कितने कमा लेती हैं, तो आपकी जो माहाना आमदन है वो कितनी है? माहाना आमदन वैसे तो डिपेंड करता है, मतलब आपकी अर्निंग पे। अब डेफिनेटली कोई एक रिसोर्स नहीं होता है कि आप उस एक रिसोर्स से अर्निंग कर रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स डिफरेंट होते हैं, आप सेशंस लेते हो, इसके अलावा कम से कम एक माह में आप कितने कमा लेती हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप एक माह में कितने कमा लेती हैं? देखिए, ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, मतलब इतना होता है कि नॉर्मली मतलब आप अच्छा अर्न कर सकते हो। जो आपके फैन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो भी इस फील्ड की तरफ आते हैं, माहिर नफ्सियात बनते हैं, तो क्या इसमें वो अपना अच्छा मुस्तकबिल देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप मतलब साइकोलॉजी के फील्ड में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ ये सोच के ना आए कि आपने अर्निंग करनी है, लेकिन इसमें अर्निंग होती है डेफिनेटली जब आप मेहनत करते हो। लेकिन आपको पता है कि रोजगार के लिए हर शख्स जो है अपनी डिग्री भी करता है और फिर उस फील्ड में काम भी करना चाहता है, तो सवाल फिर मेरा वही है, मासूमाना सा सवाल है कि जो आपको लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया से कितना कमाती हैं, आप ऑनलाइन सेशन से कितना कमाती हैं, आप जहां हॉस्पिटल्स में प्राइवेटली आप जॉब कर रही हैं या सर्विसेज दे रही हैं, वहां से आप कितना एक माह में औसतन
कम से कम कितना कमाती है और ज्यादा से ज्यादा कितना कमाती है? मैं कम से कम नहीं बता सकती ज्यादा से ज्यादा बता दें। डेफिनेटली मतलब अच्छा हो जाता है आप, अच्छा आपका यानी कि लाइफस्टाइल 10-15 लाख रुपया कमा लेती हैं एक माह में आप? नहीं, इतना नहीं। डेफिनेटली हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो इतना पे नहीं करते। कितना पे करते हैं? आपके पास एक पेशेंट जो है, अगर आपका कोई एक पेशेंट आपके पास आता है सेशन लेने के लिए, वो आपको कितना आप उससे चार्ज करती हैं? अच्छा, मेरी जो है कंसल्टेशन फी वैसे यूजुअली 2K होती है, तो अगर मेरे पास कोई अफोर्डिंग नहीं होता, मतलब अच्छा, मैंने समझा 200K। नहीं, जस्ट 2K? सिर्फ 2K। ओके, सिर्फ 2K। और मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली उनको डिस्काउंट करना पड़ता है, तो वो मेरे सोशल मीडिया मैनेजर से बात करते हैं तो वो डिस्काउंट भी अवेल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी पर्सनली होता है कि चलें स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं उनको मतलब वो करा देती हूँ, मैनेज करा देती हूँ। तो नॉर्मल एक माह में आपके पास कितने पेशेंट्स आ जाते हैं औसतन? पेशेंट्स डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड करता लेकिन एक माह में कम से कम को 30-40-50 पेशेंट तो आ ही जाते होंगे? नहीं, मतलब इतना नहीं होता, तकरीबन 20-30। 20-30 यानी कि 70-80 हज़ार रुपया आप ऑनलाइन सेशन से कमा लेती हैं। चलिए, अब आप इस चीज को कह रहे हैं, बट मैं आप अपनी ऑडियंस को सिर्फ यही बताऊंगी कि बस इतना हो जाता है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं, वो आपसे राबता कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल भी है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स राउंड टेबल के नाम से, और प्लस मेरी इंस्टाग्राम है जिस पे रिमशा खान ऑफिशियल है, फेसबुक पेज रिमशा खान ऑफिशियल के नाम से है। इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी दिया हुआ है, इवन हमारा बिजनेस व्हाट्सएप भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे आप टेक्स्ट करेंगे तो हमारा सोशल मीडिया मैनेजर आपसे कांटेक्ट करेगा। रिमशा खान, हमने आपके पहले भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज देखे और कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे होते हैं कि रिमशा खान ने शादी कब करनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आपका शादी का प्लान है या अभी कुछ डिले है? देखिए, कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, मतलब पूछते रहते हैं कि आप कब करी, और काफ़ी मतलब पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मेरा आंसर सिंपल इज़ दैट कि जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा डेफिनेटली वो तभी होता है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। असल में आप खूबसूरत ही इतनी है कि लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं क्या कोई रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, यानी कि आपकी ख्वाहिश हो, जैसे हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि इस तरह का लाइफ पार्टनर हो, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? मेरी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स जो अच्छा, मैंने समझा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो ये समझ रहा था कि वीडियो देखने के बाद वो रेडी वाले ने भी ऊपर आ जाना कि लो जी मैं भी प्रपोजल भेज दूंगा। देखिए, वो मेरे पेरेंट्स पे टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने पेरेंट्स की मर्जी से ही करनी है, तो जहाँ पे वो लोग करेंगे तो मैं कर दूंगी। रिमशा खान, आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरा फ्यूचर गोल एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, मतलब इसमें मज़ीद बेहतरी लानी है अपना, इसके हिसाब से लेके मतलब जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में, हर दूसरा बंदा सफ़र कर रहा है, तो उस चीज़ को मैंने एक अच्छे सेटअप की तरफ लेके जाना है, और इंशाल्लाह फिर यही इरादा है मेरा कि बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी जो माहिर नफ्सियात है वो खिदमत खल्क करने की बजाय कारोबार बनाया हुआ है, और आपका क्या मकसद है? कि आपने पैसे कमाना आपका मकसद है या खिदमत खल्क करना मकसद है? जी, पाकिस्तान में जो यूजुअली चल रहा है, बहुत सारे अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोग हैं जो मतलब साइकोलॉजी के नाम पे जो है लोगों के सेशंस कर रहे होते हैं। इवन उनको साइकोलॉजी इवन ना तो पढ़ी होती है ना कुछ, बस उनको ये होता है कि उनके माइंड में ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ बातें करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब अपने आप को एक फेक साइकोलॉजिस्ट शो करवा के लोगों से जो है इस तरह अपना कारोबार उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बट जो मेरा गोल है, मेरा गोल जो है वो पैसे नहीं है। डेफिनेटली ये होता है कि आपकी सिर्फ ज़रूरत है, पैसा डेफिनेटली हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन मेरा गोल ये नहीं है। मेरा गोल ये है कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो ये बताना ही नहीं चाहते कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। मैम, लास्ट पर जो है आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जिस तरह बढ़ती हुई महंगाई है, लोग बिल देखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, हज़ारों लाखों का बिल आता है तो परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं स्टूडेंट्स अपनी जॉब्स रेलिवेंट डिग्री के मुताबिक जो जॉब्स हैं वो ढूंढने में परेशान हैं। बच्चियां जो है रिश्तों की वजह से काफ़ी परेशान हैं, बच्चे जो हैं कारोबार की वजह से काफ़ी परेशान हैं। तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मेरा सबसे पहला मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए ये है कि सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें।
मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक होगी तो आप फिज़िकली भी ठीक होंगे, फिट होंगे, और उसके बाद ही आप अपने लाइफ के गोल्स अचीव कर सकेंगे। तो जितने भी अनमैरिड लोग हैं या बच्चियाँ जिस तरह से बैठी हुई हैं या मतलब बेरोज़गारी है हमारे मुल्क में, तो उसके लिए यही है कि आप कोशिश करें, मतलब जितना आपसे हो सकता है कोशिश करें कि आपकी जो डोमेन है उसमें आप मेहनत करें, ताकि आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकें, प्लस उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। यानी कि पॉजिटिविटी लाई जाए। नाज़रीन, माहिर नफ्सियात रिब्शा खान हमारे साथ मौजूद थी और लास्ट पे बड़ा अच्छा और मज़े का मैसेज यही है कि जो पॉजिटिविटी है वो मैटर करती है। आपका जो माहौल है इर्द गिर्द में, जो आपके साथ लोग घूम रहे होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा सोचें, अच्छे लोगों का सोचें, तो ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा।